सुनाया जा सकता है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। कुछ ही देर में ये मीटिंग के बाद फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया जाएगा। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने सभी जिलों के डीएम एसपी के साथ मैराथन बैठक की थी। कुल सभी दलों के साथ भी सीएम नीतीश ने कल बैठक की थी। उसके बाद अब ये कहा जाए कि कल की सर्वदलीय बैठक और आज की जो डीएम और एसपी के साथ बैठक हुई और साथ ही साथ सत्तारूढ़ जो गठबंधन है उसके सदस्य दलों के साथ, नेताओं के साथ जो बैठक हुई है, इसके बाद अब कुछ ठोस और अहम गाइडलाइंस यहां पर सामने आ सकती है। ब्यूरो चीफ रजनीश इस मीटिंग पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी जाएगी इन फैसलों की, गाइडलाइंस की? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी से बस थोड़ी ही देर बाद घोषणा करेंगे कि कोरोना संक्रमण का जो प्रभाव, बहुत ही ज्यादा संक्रमण जिस तरीके से रोकने को लेकर क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जाए। इस कड़ी में बहुत संभव है कि नाइट कर्फ्यू की बात हो। हालांकि जो फीडबैक आए थे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी ओर से, उसमें सप्ताहांत 2 दिनों का कर्फ्यू, 2 दिनों का लॉकडाउन लगाने की बात कही गई थी और भी कई सारे जो विचार थे वो अलग अलग पार्टियों के आए थे। और इसके बाद यहाँ पे तमाम जो पदाधिकारी हैं और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री दोनों और स्वास्थ्य मंत्री के साथ शिक्षा मंत्री, और आज मैराथन बैठक हुई सुबह 8:30 से लेकर अभी से थोड़ी देर पहले तक। बैठक अब खत्म हो गई है और सभी जिला के जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के साथ जो फीडबैक लिए गए हैं उसके बाद समेकित रूप से जो निर्णय है जो कि आम जन के हित में हो और जो समस्या है जो कि लगातार बढ़ती जा रही है उसे कैसे निजात मिले और आम जन जीवन जो है वो थोड़ा सहज हो, चुकी हर कोई परेशान हाल है। खासतौर पे स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से समस्या उत्पन्न हुई है, बेड को लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर, और लगातार आंकड़े जो बढ़ रहे हैं, ये एक गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है। तो बहरहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी से बस थोड़ी ही देर बाद इसको लेकर जो पूरे फीडबैक के बाद अब जो निर्णय लिए गए हैं उसकी घोषणा करेंगे और उसमें कुछ कठोर कदम हो सकते हैं जिससे कि संक्रमण के चेन को तोड़ने को लेकर और जो परिस्थितियां विकट होती जा रही हैं उससे लोगों को राहत मिले, इसको लेकर। हालांकि निश्चित तौर पे अगर कड़े कदम उठाए जाते हैं तो आम जन को जो कि रोजमर्रा की दिनचर्या है उनमें जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं वैसे लोगों को थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जाहिर तौर पे एक लार्ज स्केल पर अगर देखें, अगर बड़े पैमाने पर जो एक कल्याण की बात हो, आम जन के हित की बात हो, उसको लेकर कुछ कठोर फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो बहरहाल अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से यहाँ पे मीडिया को संबोधित करते हैं और क्या कुछ निर्णय जो है वो ले लिए गए हैं। अब उसकी घोषणा बाकी है और थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन बातों की चर्चा करेंगे जिससे कि एक गाइडलाइन हो और कैसे लोग जो है स्वनियंत्रित होकर इस कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने में सफल हो। और जो विकराल रूप लेता जा रहा है संक्रमण, आंकड़ा जो है क्रमिक रूप से बढ़ते जा रहे हैं, परेशान हाल की स्थिति है, उससे थोड़ी राहत मिले। तो एक विकट समस्या है और मिलजुल कर राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने राय दिए हैं और अब उस पर प्रशासनिक स्तर पर उसे अमल में लाया जाए जो निर्णय लिया गया है। इन तमाम बातों की चर्चा बस थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी करेंगे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मैं आपसे यही जानना और समझना चाह रहा था, संकट की इस घड़ी में राजनीति से इतर अगर विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष के 29 सुझावों की बात की जाए जो उन्होंने सर्वदलीय बैठक में कल रखे थे, उन पर भी जाहिर तौर पर विचार किया गया होगा। देखिए, चूंकि हर किसी का कंसर्न यही है कि लोगों को राहत मिले और जो समस्या बढ़ती जा रही है कैसे उससे निजात मिले, क्योंकि संसाधन सीमित है और समस्या विकराल है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में अपने आप को लोग जो है बिल्कुल असहाय पा रहे हैं और जो विकट परिस्थितियां हैं उसमें अब प्रशासन और सरकार की भी जवाबदेही जिम्मेदारी है। और जिस तरीके से सरकार जो है इस बड़े जो समस्या है सीमित संसाधन में टैकल करने को लेकर मुश्किल स्थिति में पा रही है, तो अब जो उपाय होने चाहिए जो कि प्रिवेंशन के उपाय हो, तो उसको लेकर बड़े कदम जो है उसकी घोषणा हो सकती है। तो लिहाजा जो विपक्ष है या सत्ता पक्ष है, तमाम लोगों की जो मत था वो एक ही है कि संक्रमण रोका जाए और अपने अपने तरीके से उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए थे। कोई लोग सप्ताहांत 2 दिनों के लॉकडाउन की बात कही थी, किन्हीं ने इसको कुछ अलग तरीके से किस तरीके से चेन को रोका जाए उसको लेकर बातें कही थी। लेकिन लब्बो लुआब एक ही था कि सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन होने में भी समस्या आ रही, खासतौर पे जिलों में और दूसरे जगहों पे। राजधानी पटना का आंकड़ा जो है वो लगातार
कई गुना बढ़ता जा रहा है और पिछले सारे रिकॉर्ड जो है वो लगातार टूट रहे हैं। पिछले 4 दिनों की बात करें तो 2 गुना से ज्यादा आंकड़ा हो गया, यानी 8,000 के लमसम, जबकि 3 दिन पहले वो 4,042 4800 के करीब था। तो इस तरीके से जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है उस अनुपात में न तो बेड उपलब्ध हो पा रहे हैं, न जो डिमांड है हॉस्पिटलों की और निजी हॉस्पिटल और सरकारी की जो ऑक्सीजन की उसकी आपूर्ति में भी समस्या आ रही है। तो बहरहाल इस पर निजात पाने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। कल भी इस पर मंथन हुआ था और आज सभी जिलों से भी फीडबैक लिए गए हैं और अब उसको किस तरीके से मूर्त रूप देना है, एक कार्य योजना जो है वो भी तैयार की गई है और लिहाजा अब उसकी घोषणा थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे मीडिया के सामने करेंगे और ये संदेश जो है जन जन तक जाएगा कि किस तरीके से उसमें सहयोग करना है और कैसे प्रशासन जो है उसे अमल में लाए। तो एक बड़ा चैलेंज है और दोहरी चुनौती है। एक और जहाँ पे अर्थव्यवस्था को भी संचालित रखना है, उसको गति जो पहले से रुकी है, पिछले साल जो लॉकडाउन हुए थे वो उसकी भरपाई नहीं हो पाई है और बहरहाल अब दूसरी चुनौती सामने में एक स्वास्थ्य समस्या को लेकर विकराल रूप लेते हुए चैलेंजिंग है। दोधारी तलवार की तरह है निर्णय लेना और वैसे में किस तरीके से बीच का कोई रास्ता है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी साझा करेंगे। जी आप रजनीश हमारे साथ बने रहिए। जैसा आपने आंकड़ों का जिक्र किया, हम अपने दर्शकों को जरा समझाते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए और बताएंगे और फिर आपसे हम और भी जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। और आप नजर तो बनाए हुए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे। जरा पहले ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं ऐसी स्थिति क्यों आ सकती है, दरअसल लॉकडाउन की स्थिति क्यों हो सकती है, नाइट लॉकडाउन की या फिर वीकेंड लॉकडाउन की। बिहार में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटों की पिछली बात करें तो 7,870 नए कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आए हैं। 34 लोगों की दुखद कोरोना से मौत भी हुई है और इसके अलावा आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। आंकड़े ये भी दर्शा रहे हैं कि इजाफा लगातार हो रहा है। 2 दिन 3 दिन पहले जहां 4,000 आंकड़ा था, अब 8,000 से ऊपर ये पहुंच गया है। गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर वो राज्य के जिले जिनमें ज्यादा स्थिति बिगड़ रही है। लगातार यहां पर कोरोना पॉजिटिव की संख्या में इजाफा हो रहा है, आंकड़ा बढ़ रहा है और न सिर्फ इन जिलों में एहतियात बरतने की पूरी तैयारी और कोशिश, बल्कि इसके अलावा संपूर्ण बिहार के एक एक राज्य, एक एक जिले को, एक एक गांव को, एक एक शहर को, एक एक प्रखंड और अंचल को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के जरिए तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करवाया जाए, कैसे जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको सीमित संसाधनों के द्वारा सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मदद पहुंचाई जाए। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा गहनता के साथ की जा रही है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हम अपने इन सीमित संसाधनों के साथ अपने प्रदेशवासियों को किस रूप में कोरोना की इस महामारी से बचा सकें और इसी लिहाज से कुछ सख्त कदम लेने होंगे। ये आंकड़े उसकी तस्दीक इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि अगर पिछले साल की तुलना इस साल के आंकड़ों से करें तो पिछले साल जब बेहद कम ही कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे थे तब उस दौरान लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि स्थिति उस वक्त यह थी कि लॉकडाउन लगाने का एक मकसद न सिर्फ चेन को तोड़ना था, कोरोना पॉजिटिव की संख्या को रोकना था, बल्कि सरकारों को भी यह सुनिश्चित करना था कि जो कोरोना पेशेंट हैं या कोरोना से बचने के जो उपाय और संसाधन हैं, जो मास्क हैं, सैनिटाइजर हैं, जो पीपी किट हैं, जो ऑक्सीजन है या कोरोना हॉस्पिटल हैं, उनका किस तरह से संचालन किया जाए, उनका कैसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाए। हालांकि काफी हद तक, हालांकि अभी भी हमने कहा कि सीमित संसाधन हैं, काफी हद तक उन संसाधनों को सरकार पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी दो तरफा चुनौती है। एक तरफा कोरोना मुंह बाय खड़ी हुई है, ये बड़ा विस्फोट लगातार हो रहा है। दूसरी ओर अर्थव्यवस्था भी जो रुकी हुई है या यूं कहें कि जो पिछले साल लॉकडाउन के बाद बिल्कुल नेगेटिव दिशा में चली गई थी, उसके बाद जब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ तो फिर वो आगे बढ़ती हुई जा रही थी, लेकिन अचानक एक बार फिर से दूसरा स्ट्रेन सामने आ गया, उसने और भी ज्यादा दिक्कत पैदा कर दी है। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो सर्वदलीय बैठक हुई थी कल, उसमें बिहार सरकार को विपक्ष की तरफ से क्या क्या सुझाव दिए गए। एक एक करके सुझाव हम आपको बताते हैं। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होना चाहिए, यह विपक्ष ने कहा। एपिडेमियोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स को शामिल किया जाए। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया कि तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हो, क्योंकि सभी मिलकर इसका सामना करें और अपनी अपनी राय रखें। ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं का निर्बाध सप्लाई चेन सुनिश्चित की जाए। यह बात कही गई इस
सुझाव में दवाओं की कालाबाजारी पर रोक हो, मोबाइल टीकाकरण की व्यवस्था की जाए, यानी क्योंकि टीका भी आ चुका है और टीका लगातार लोगों को लगाया जाए, घरों में जाकर बगैर संक्रमण के रिस्क के साथ टीका लगाया जा सके, यह सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि अगर लोगों को बुलाया जाए स्वास्थ्य केंद्रों पर तो वहां काफी ज्यादा भीड़ हो रही है। अस्पतालों में टीकाकरण और जांच की व्यवस्था दोनों अलग अलग होने चाहिए ताकि जो संभावित मरीज हैं वो ना मिल पाए उन टीका लगाने वालों के साथ। कोरोना जांच की व्यवस्था को सुगम और सुलभ बनाया जाए। लोगों को रिपोर्ट मिलने में 6-7 दिन लग रहे हैं, इसको थोड़ा कम किया जाए। एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाए। तो ये तमाम सरकार को सुझाव दिए गए विपक्ष की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से, और कहा गया कि विपक्ष सरकार के साथ है, विपक्ष एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है, विपक्ष की मदद सरकार को लेनी चाहिए, विपक्ष के सुझावों पर सरकार को अमल करना चाहिए। और इसी लिहाज से ये जो कल सर्वदलीय बैठक हुई और आज फिर डीएमएसपी के साथ बैठक की गई, अब एक संयुक्त खाका पेश करके वो गाइडलाइंस जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बनाई गई हैं बिहार के लोगों के लिए। अब उन गाइडलाइंस में क्या कुछ होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगी आपको सारी जानकारी। नजर हमारी वहां पर बनी हुई है, रजनीश हमारे सहयोगी लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नजर बनाए हुए हैं। आपको जैसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आती है, इसकी जो मोटी बातें हैं, जो इसकी बारीक बातें हैं, वो सभी हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब लौट कर आते हैं तो इसी बड़ी खबर और इसी बड़ी अपडेट के साथ लौटेंगे वापस। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। और इस वक्त ब्रेक के बाद हम इस वक्त बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश लाइव आ सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो बताएंगे कि लॉकडाउन या कोरोना से निपटने के लिए क्या गाइडलाइंस बिहार सरकार की तरफ से सामने लाई जा रही हैं। सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ इससे पहले महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कल भी जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री या यूं कहें कि सर्वदलीय बैठक एक आयोजित की गई। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में विपक्षी दलों की तरफ से सुझाव
दिए गए। इसके साथ ही साथ आज एक और बैठक डीएमएसपी की भी हुई। आज एक बैठक जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उनके राजनीतिक दलों के नेताओं की भी मीटिंग हुई है कुछ ही देर में, जिस पर नजर हमारी बनी हुई है। गाइडलाइंस को लेकर फैसला आएगा या गाइडलाइंस बताई जाएंगी। माना यह जा रहा है कि आंशिक तौर पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, मतलब यह कि रात के वक्त नाइट कर्फ्यू रहेगा। बाजार, दुकानें, प्रतिष्ठान जल्द बंद होंगे, सुबह तक वो बंद रहेंगे, लोगों की आवाजाही नहीं हो सकती। ये फैसले आ सकते हैं, ये संभावित फैसले आ सकते हैं। फैसला ये भी लिया जा सकता है कि हो सकता है वीकेंड लॉकडाउन, रविवार और शनिवार, इस तरह की भी कोई खबर सामने आ सकती है। स्कूल और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको बंद करने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है। इसके साथ ही साथ और जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, यानी जहां पर भीड़ जुट सकती है, सार्वजनिक जगह हैं, वहां पर भी लोगों की भीड़ ना जुटे, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस, कुछ दिशा निर्देश सामने आ सकते हैं। शक्ति यादव हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आरजेडी नेता। शक्ति यादव जी, इंतजार अब इस वक्त मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। आपको लग रहा है जो सुझाव विपक्ष ने दिए हैं, नेता प्रतिपक्ष ने दिए हैं, उन पर अमल होगा? सरकार के साथ हैं आप लोग इस वक्त? देखिए, कोरोना संक्रमण में हर कोई आज के डेट में खड़ा है मानवता के साथ। सवाल ये उठता है कि नेता प्रतिपक्ष ने जो पहले भी हिदायत दी थी, पहले भी सलाह दी थी, एक साल में अगर तैयारी कर लिए होते तो स्थितियां उत्पन्न होकर के नहीं आती। फिर भी राज्य सरकार क्या निर्णय ले रही है? हमारे सुझाव 30 बिंदुओं पर सुझाव नेता प्रतिपक्ष ने बिहार के मुख्यमंत्री जी को दिया है। एक बात समझनी पड़ेगी कि बिहार के हालात तो थोड़ी बहुत बदतर है। आपको जानकारी होगी भी कि अस्पतालों में नहीं है, माने अस्पताल में आपको ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर। स्वयं सुप्रिंटेंडेंट कह रहे हैं कि हमको पदमुक्त कर दीजिए। हालात बद से बदतर है। और इन परिस्थितियों में सरकार, अगर इतना समय मिला था, पीएम केयर फंड का पैसा था, एमएलए का पैसा था, तो उसके इंतजामात पर सरकार को पहले ही से कुछ करनी चाहिए थी, जो नहीं कर पाए सरकार। तो सरकार कहीं न कहीं शिथिलता बरती। अब जान रहे थे कि संक्रमण का एक फेज चल रहा था, संक्रमण खत्म नहीं हुआ था, तो खत्म नहीं हुआ था तो इसकी तैयारी सरकार को करनी चाहिए थी। लेकिन नीतीश जी ने इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेते हुए सिर्फ देखिए कि चुनाव चाहते हैं। आप देख लीजिए कि चुनाव को कराए, चुनाव तो पहले ही मना किए थे, लेकिन चुनाव करवाए, चुनाव के बाद टेस्ट नहीं कराए, टेस्ट कर बंद हो गया। अब टेस्ट हुआ, अब तो स्थिति है क्या आपको जो है जांच करवाना चाहिए, तो किट भी उपलब्ध नहीं बिहार के अंदर में। हर कोई भगवान भरोसे है, कौन कहाँ मरेगा कोई गारंटी नहीं है। किसी को कोई मानवता शर्मसार है, मानवता कलंकित है। जहाँ आइएगा, अब बताइए कि एक डॉक्टर है जो रिटायर कर गया है, वो बेचारा बेड के लिए वहां पर पहुंचता है और वो उसको नहीं मिलता है, दम तोड़ देता है। शक्ति यादव, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, नकार नहीं रहा हूं, लेकिन इस वक्त देश के बाकी राज्यों में भी देखें, महाराष्ट्र सबसे समृद्ध, दिल्ली देश की राजधानी, वहां के मुख्यमंत्री कह देते हैं कि भाई 100 बेड की भी व्यवस्था हमारे पास नहीं है। आप ये समझ रहे हैं कि आप ये विकट रूप में समस्या तेजी के साथ सामने आ रही है और संसाधन हर प्रदेश में, देश में कम है? बिल्कुल, इससे मैं नकार नहीं सकता हूं, लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप तैयारियों के लिए जो आपको समय मिला जी, उसके लिए आपको तैयारी किया। डेडिकेटेड कोई भी आपने कोरोना का, कोविड का एक अस्पताल भी आपके पास, एम्स है, पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं। पूरे बिहार के लोग यहीं आ रहे हैं। सबसे सवाल ये उठता है कि पूर्णिया का इलाका है, आपको कोसी का इलाका है, मिथिलांचल का इलाका है, सब लोग भागे पटना आते हैं। लगभग लगा के एम्स है जहाँ जाते हैं, जहाँ पर जिंदगी मौत से लोग जूझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आपने तैयारियां भी नहीं की, यह बात से कौन न कर सकता है। तो तैयारियों के प्रति आपकी गंभीरता कहीं न कहीं शिथिलता खुल करके सामने आई। फिर भी आप जो आज निर्णय ले रहे हैं, हम नेता प्रतिपक्ष ने अपने सुझाव दिए हैं और जो भी निर्णय आप लीजिएगा हम सरकार के साथ है। लेकिन हाँ, इतना जरूर आगाह करेंगे कि आम जान माल की रक्षा करना आपका दायित्व है। अपने दायित्वों से पीछे नहीं हट सकते हैं। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, राजनीति के आप ही राजनीति करते हैं। जब भी कुछ बात होती है राजनीति आप करते हैं। शक्ति यादव, क्या बिहार में वक्त आ गया है संपूर्ण लॉकडाउन का, या फिर आंशिक तौर पर रात्रि लॉकडाउन और वीकेंड लॉकडाउन से काम चल सकता है? नहीं, वीकली लॉकडाउन से काम बिहार में नहीं चलेगा। देखिए, कम्युनिटी ट्रांसफर होने की स्थिति में आ चुका है और मेरा मत साफ है
कि जब तक कि 15 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन 15 दिन का 20 दिन का नहीं करेंगे, चेन कोई नहीं तोड़ पाएंगे, किसी कीमत पर चेन को नहीं तोड़ पाएंगे। अल्टीमेटली इनको कंप्लीट लॉकडाउन करने की जरूरत है। आप जब शिक्षा संस्थानें बंद कर सकते हैं, स्कूल बंद कर सकते हैं, आवश्यक चीजें आप चीजों को छोड़ कर करके बाकी चीजों को आपको बंद करना पड़ेगा मानवता की रक्षा के लिए। वीकली कर्फ्यू तो तुरंत लगानी चाहिए, नाइट कर्फ्यू तो लग ही जानी चाहिए। अस्पतालों में जो भीड़ लगती है उस पर नियंत्रण करना सरकार का काम नहीं है। बाहर में जाकर के मास्क का इस्तेमाल किए बगैर धरने से अवेयर भी इन लोग 30 सुझावों में या तेजस्वी यादव या आपकी पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हों, उन्होंने लॉकडाउन को लेकर नहीं कही है बात अपनी, हालांकि आप अपने तरीके से अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी ने क्या कहा वो अलग विषय है। हमने कहा कि लॉकडाउन करनी पड़ेगी बिना लॉकडाउन किए बगैर, लेकिन हाँ, लॉकडाउन करने के पहले आपको विभिन्न चीजों पर ध्यान देना होगा। बाहर में जो है टाइम देना पड़ेगा, एक लॉकडाउन थोप दीजिएगा, फिर जहाँ के तहे लोग रहेंगे, फिर एक असहज स्थिति बनेगी। तो आप पहले वीकली कर सकते हैं, है ना, नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। उसके बाद आपको एक समय पर करना पड़ेगा, लोगों को आगाह करना पड़ेगा, सचेत करना पड़ेगा। नियंत्रण नहीं होता है तो सब लॉकडाउन को करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शक्ति यादव, जी बिहार झारखंड से बात करने के लिए। तो शक्ति यादव यहां बड़ी बात कहते हुए कि लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन ही इस वक्त बिहार में जरूरी है, यह भी कहते हुए कि समूचा विपक्ष आरजेडी सरकार के साथ खड़ी है। यह भी आरोप शक्ति यादव का कि सरकार को पिछला 1 साल जो तैयारी के लिए मिला था उस लिहाज से तैयारी नहीं की गई और अब यह स्थिति यहां पर सामने आ रही है। नजर इस पूरी खबर के सभी पहलुओं पर रहेगी, लेकिन फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। कोरोना को लेकर हाहाकार, एनएमसीएच सुपरिंटेंडेंट ने खोली पोल, खतरे में है मरीजों की जान, जिम्मेदारी से मुक्ति की अर्जी और ऑक्सीजन का संकट बरकरार। सारी खबरें देखिएगा खबर बिहार शाम 7 बजे सिर्फ मेरे साथ।
शुरू किया जाए। आप सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। कल भी हम लोगों ने जानकारी दी थी। कल महामहिम राज्यपाल महोदय ने सभी राजनीतिक दल के नेताओं के साथ बैठक आयोजित की थी और हम लोगों ने कल ही बता दिया था कि उस बैठक के बाद आज के बारे में हमने कहा था कि यहाँ पर सारे जिलों के साथ हम लोग इंटरैक्ट करेंगे और सब जगह की स्थिति की जानकारी लेंगे और उन लोगों के द्वारा अपने अपने इलाकों में क्या अनुभव है और क्या और किया जाना चाहिए, ये भी, और यहाँ से भी एक गाइडलाइन। ये सारी बात हुई है, काफ़ी समय लगा है, 4 घंटा से भी ज़्यादा। और उसके बाद आप जानते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग कल भी हुई, जो कल लोगों की राय आई और बाकी जगहों से बातचीत किया। और आज जब सभी जिलों के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उसके बाद फिर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने बैठक की, बातचीत किया और पहले भी हम लोगों के साथ चर्चा हुई और उसके बाद भी पूरी चर्चा हुई। तो अंतोगत्वा कुछ निर्णय लिए गए। आप सब जानते हैं कि पहले से भी हम लोगों ने कोरोना जो बढ़ता चला जा रहा है इसका रूप, इसको ध्यान में रखते हुए हर तरह का उपाय किया जाए और लोगों को सचेत किया जाए, इसके लिए निरंतर हम लोग प्रयास करते रहे। और अब स्थिति यह है कि प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। अब आज अभी कुछ देर पहले तक की रिपोर्ट है कि आज ही एक दिन में 8,690 नए पॉजिटिव केस मिले। यानी धीरे धीरे स्थिति बढ़ती जा रही है। जो पहले पिछले वर्ष में जितना हुआ था उससे ज़्यादा तो हम लोग कल ही पहुंच गए, अब और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी सतर्कता के साथ और जो कुछ भी करना है इसमें लोगों के हित में, वो सब पहले से भी कुछ किया जा रहा है। और जो नए अनुभव और सब लोगों की जो राय आई है, उसके बाद जो पूरा विमर्श किया गया है, उसके बाद ये सब कुछ काफ़ी कुछ निर्णय लिया गया है। जितना फीडबैक है सब चीज़ के आधार पर सब कुछ किया गया है। और एक चीज़ जो आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो फीडबैक और सब तरह का जो हो गया है, उसके बाद जो कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एक कंटेनमेंट जोन, जो पहले था माइक्रो कंटेनमेंट जोन, अब उसको फिर पिछले वर्ष की तरह ही कंटेनमेंट जोन का निर्णय लिया गया कि जो भी ग्रामीण और शहरी इलाके में जहां लोग होंगे तो कुछ इलाकों को घेर करके कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा ताकि लोगों का संरक्षण किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। एक तो इसके बारे में भी हो गया है निर्णय। दूसरा कि जो भी इसके लिए जो पूरा कंटेनमेंट जोन होगा, इसके लिए पूरा का पूरा लोगों के इलाज के लिए, उपचार के लिए सब तरह की व्यवस्था की जाए, इसके बारे में पूरा का पूरा निर्णय लिया गया है। और फिर जो RT-PCR टेस्ट हम लोग कर रहे हैं सब जगह, उसकी संख्या तो बढ़ाई ही जा रही है। ये एक जो बीच में खबर आई कि RT-PCR की जो जांच होती है उसकी रिपोर्ट 3 दिन 4 दिन इस तरह से कई दिनों के बाद जाता है। कहीं कहीं खबर मिली कि भाई 1 सप्ताह के बाद रिपोर्ट आई है। तो उन सब चीज़ों पर गौर किया गया इस बीच में जो कुछ भी रिपोर्ट मिली है कि बिल्कुल ससमय इसको प्राप्त किया जाए, जल्दी से जल्दी, और इसकी पूरी की पूरी जानकारी लोगों को दे दी जाए ताकि ससमय इलाज शुरू हो जाए। अगर कोई पॉजिटिव है और उसके बाद में अगर कुछ दिन के बाद मालूम होगा तो बहुत तरह का संकट उत्पन्न होने का खतरा रहता है। इसलिए इसके बारे में एक बहुत ही ठोस निर्णय लिया गया है कि जल्दी से जल्दी लोगों को पहुंचाया जाएगा। और जितने प्रकार के इनके इलाज के लिए इंतजाम है, चाहे कोविड केयर सेंटर हो, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर हो, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हो, तो यहाँ पर भी पर्याप्त बेड, और इसमें हर तरह से जो बीच में समस्या आई ऑक्सीजन की, तो हर तरह से ऑक्सीजन को उपलब्ध कराना, इसके बारे में सब कुछ हुआ। इसके लिए जो कुछ भी और
किस तरह से करना है और क्या क्या इसके लिए प्रबंध करना है, उन सब चीज़ों पर आज विस्तृत चर्चा हुई है, ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति जहां भी होना है वहां पर उसको हर हालत में सुनिश्चित समय पर किया जाएगा, ये भी बात हो गई है। और जो अन्य प्रकार की दवाएं हैं, चाहे रेमडेसिविर हो या अन्य प्रकार के हो, जितने तरह का है, इस सब चीज़ों के लिए उसका इंतजाम करते हुए सब का प्रबंध किया जाए। तो एक तो ये सब चीज़ है, और इस सब के लिए जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो सब बना दिया गया है, ताकि कभी भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो और तेजी से सब काम हो। और उसी प्रकार से जो होम आइसोलेशन में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया जाता है, होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को भी उनके बारे में खबर लेना, उनका देखना, जांच करना, हर प्रकार से उसके लिए भी प्रबंध किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह से किसी को दिक्कत नहीं हो और जल्दी से जल्दी उनके लिए उपलब्ध किया जाए। और कहीं भी एम्बुलेंस की जरूरत होगा तो जितना भी एम्बुलेंस की उपलब्ध है, इसके अलावा जितने एम्बुलेंस की आवश्यकता, सब का प्रबंध कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। तो एक एक करके इस तरह से होम आइसोलेशन के लिए भी सब तरह का काम किया जाएगा। और जो लोग भी बाहर हैं, हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोग लौट आए। हम लोगों का ये आग्रह है, अपील है कि जो बाहर गए अब उनको फिर दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी लोग जरूर आ जाए। और हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है वो सब हम लोग करेंगे, लेकिन आ जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ही उनको और कठिनाइयां बढ़ेगी। हम लोग चाहते हैं जल्दी आ जाए, जांच हो जाए, उसका उपाय कर दिया जाए और उनको आगे जो कुछ भी काम करना है उसके लिए उनको सहयोग करना, ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने आज बहुत विस्तृत रूप से बातचीत की है। और उसके अलावा आप लोगों को बताया गया था, हमने बताया था एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें, कि भाई जो क्वारंटाइन सेंटर है, जो बाहर से भी बहुत लोग आएंगे जिनको रहने की भी कोई व्यवस्था करनी हो, तो क्वारंटाइन सेंटर के बारे में भी था कि अनुमंडल स्तर पर हम लोग ठीक ढंग से क्वारंटाइन सेंटर बनाए रखेंगे कि कोई होम आइसोलेशन में नहीं रहे, क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़े उनको। तो उसके लिए भी पूरा का पूरा प्रबंध करने के लिए भी आज पूरे तौर पर निर्णय लिया गया है और हर तरह का सब लोगों से विचार विमर्श लेकर के सब तरह की बात की गई। और हर तरह से जो हमने बता दिया कि बाहर से भी लोग आएंगे, उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने की भी पूरी बात की जाएगी। और लोगों के बीच में पूरे तौर पर आखिरकार प्रचार प्रसार करके लोगों को हर तरह से और माइकिंग का बड़े पैमाने पर प्रबंध करते हुए हर जगह प्रचार करना लोगों को, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि गंभीर समस्या पुनः उत्पन्न हो गई, लेकिन अभी भी सब लोग को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो एक काम जो हम लोगों ने किया वो भी बता दें कि साहब, हम लोग पंचायती राज विभाग के द्वारा और नगर विकास विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में हम लोग मास्क उपलब्ध कराएंगे। और पिछले साल हर परिवार को जितना मास्क उपलब्ध करा रहे थे उससे भी ज्यादा हम लोग मास्क उपलब्ध कराएंगे ताकि वो करें। और दूसरी चीज है कि एक एक चीज का प्रचार कि भाई एक दूसरे से दूरी रखिए, मास्क पहनिए, अकारण बाहर मत जाइए, तो इन सब चीजों के बारे में, हाथ को साफ रखिए, तो इन सब चीजों के बारे में भी पूरा का पूरा इसको प्रचारित किया जाएगा माइकिंग के जरिए। और पूरे तौर पर सब तरह से ये काम जो किया जाएगा। और एक निर्णय और हो गया है कि हमारे जितने जो चिकित्सक हैं, चिकित्सा कर्मी, तो हम लोगों ने पिछली बार ये फैसला किया था कि 1 माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। इस बार भी हम लोगों ने फैसला कर दिया है कि उनको 1 माह का अतिरिक्त वेतन हम लोग देंगे। अभी फिलहाल तो कुछ ये बात की है, लेकिन और इसके अलावा एक एक चीज पर निरंतर नजर, और आज जितनी बातचीत हो गई है बता दिया गया है कि कहीं भी कहीं कोई समस्या हो तो प्रतिदिन लोग इन चीजों के बारे में जानकारी रखेंगे और जो भी सुविधा की जरूरत होगी एक एक चीज को देखेंगे। और अब जो बात है कि आप जानते हैं कि कई चीजों पर जो हम लोगों ने प्रतिबंध पहले से लगाया था, तो अब उसको देखते हुए अब जो आप निर्णय हो गया है कि जो पाबंदियों के बारे में कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान जो 18 अप्रैल तक, माने आज के दिन तक जो तय किया गया था पहले, अब उसको बढ़ा करके 15 मई तक बंद रखा जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर लिया कि जिस तरह से जितनी स्थिति बढ़ती चली जा रही है तो अब इसको 15 मई तक बंद रहेगा। और
इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। तो इस तरह से ये कर दिया गया 15 मई तक का। फिर सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, ये सब बात अब यह तय कर दिया गया है और इसको अभी हम लोगों ने बंद करने का जो निर्णय लिया, ये सब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है। और उसके बाद जो हमारे जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं, अब उसके बारे में एक आज निर्णय लिया गया है कि इसको 5 बजे तक रखा जाएगा, 5 बजे बंद। और आप जानते हैं 1/3 33% लोगों को ही एक दिन में काम करने के लिए कहा गया है। नहीं, जैसे हेल्थ वगैरह को छोड़ करके उन सब चीजों का नहीं, जो इसेंशियल सर्विसेज है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, बाकी जितनी सेवाएं उसके लिए जो किया गया था, तो अब उसको कर दिया गया घटा करके, जो 6 बजे तक का उसको घटा करके 5 बजे तक का कर दिया गया है कि बिल्कुल उसको 5 बजे तक ही बंद कर दिया जाएगा। और प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक। यह एक निर्णय हो गया है। और सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम जो 7 बजे तक रखे थे खुला उन लोगों को, अब 7 बजे के बजाय 1 घंटा कम करके 6 बजे तक उसको अब खुला रहेगा। 6 बजे के बाद वो खुला नहीं रहेगा। यानी सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम 6 बजे तक 6 बजे बंद हो जाएगी, 6 बजे तक ही खुला रहेगा। और सवेरे से जब से खोलना है खोलें, यह नहीं है कि सुबह कब से खोलना है, जब से भी खोलना हो, लेकिन उनको 6 बजे तक ही रखना है, 6 बजे वो बंद हो जाएगा। और इसके बाद जो रेस्टोरेंट है, ढाबा है, भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा इन सब जगहों पर, लेकिन होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस का संचालन 9 बजे रात्रि तक होगा। 9 बजे रात तक वो सब लोगों के यहाँ पहुंचाना हो, कोई वहां से ले जाना हो, लेकिन वहां बैठ करके खाना नहीं। ये एक बात हो गई है साफ साफ कि उनको घर तक पहुंचाना हो पहुंचाएं, ले जाना हो ले जाएं 9 बजे रात तक। अब जो जितने भी सभी धार्मिक स्थान जो थे, वो जो 30 अप्रैल तक बंद थे, जो हम लोगों ने पहले तय किया था इनके मामले में, सभी प्रकार के सब धर्मों के सब स्थलों को जो किया गया था 30 अप्रैल तक, उसको अब बढ़ा करके 15 मई 2021 तक बंद रखने का ही फैसला किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी, लेकिन जो दफन है या दाह संस्कार है या पूजा है उस पर ये लागू नहीं है। वो तो स्वाभाविक चीज है कि दफन हो, दाह संस्कार हो, विवाह हो, श्राद्ध हो, तो इन सब चीजों के लिए तो सब लोगों को करना उनकी एक जिम्मेवारी होती है। उसको छोड़ करके बाकी जितने सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। अब जो कुछ भी पहले हम लोगों ने दफन, दाह संस्कार, शादी, विवाह, ये सब के लिए जो किया गया था और श्राद्ध के कार्यक्रम के लिए, तो उसमें जो हम लोगों ने किया हुआ था पहले कि जो भी करेंगे दफन और दाह संस्कार के लिए 50 का किया गया था पहले, अब उसको घटा करके 25, दफन और दाह संस्कार में 25 से ज्यादा मत करिए। और फिर जो शादी और श्राद्ध का कार्यक्रम था उसके लिए 200 व्यक्तियों का किया गया था, अब उसको घटा करके आज निर्णय लिया गया कि 100 व्यक्ति से आगे मत बढ़ाइएगा। कि जितना तेजी से फैल रहा है और किन्हीं को कुछ मालूम नहीं है, इसका बहुत नुकसान होगा, इसलिए इन दोनों के बारे में यह भी निर्णय लिया गया है। और इसके बाद दिन के समय भीड़ भाड़ भरे इलाके एवं सब्जी मंडी में भीड़ में कमी करने के लिए जिला पदाधिकारी बाजार एवं सब्जी मंडियों को सिलसिलेवार ढंग से स्टैगर्ड मैनर नए स्थलों पर खोलने की व्यवस्था करेंगे। वहां पर नहीं जहां है बहुत भीड़ भाड़ होती है, अलग जगह पर उनको सुनिश्चित कराएंगे कि आप यहां पर खोलिए, यहां पर रहिए। एक ये भी व्यवस्था करने का किया गया है। और जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार नगर क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालयों में धारा 144 का प्रयोग कर
अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने होते नियमानुसार वो कार्रवाई करेंगे। यानी एकदम बिल्कुल 144 लागू करने के लिए हर जिला प्रशासन को अधिकार दे दिया गया है कि आवश्यकता अनुसार जहां कहीं भी हो वो अपना 144 की धारा लगाएंगे। ये भी निर्णय ले लिया गया। तो एक जो अभी के बारे में जो निर्णय हो गया है, जिसकी जानकारी हम लोगों ने दे दी है, और ये सब जो है जितने प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसके अलावे जैसे आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, छूट रहेगी। और ई कॉमर्स की गतिविधियां एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर कोई रोक नहीं होगा, यानी परिवहन के बारे में जो कहा, और निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो इन सब चीजों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन बाकी सब चीजों के बारे में बता दिया गया है। कार्यालय के बारे में, दुकान के बारे में, किन किन चीजों को प्रतिबंधित करना है, किस चीजों को खुला रखना है, कितने बजे तक चलेगा, कार्यालय कितने बजे तक चलेंगे, और रात में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का जो ये इंतजाम कर दिया गया है कि नाइट कर्फ्यू के बारे में, तो वो भी पूरे तौर पर सब जगह के लिए लागू करने का निर्णय ले लिया गया है। तो हम लोगों ने अभी ये किया है, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम लोगों ने इसके लिए इतनी विस्तृत रूप से आज चर्चा की है, और सब लोगों का जो सुझाव कल भी आया, सबको देखते हुए सब लोगों को ये सुझाव दिया है। प्रतिदिन एक एक चीज पर सक्रिय रहेंगे और उसको देखते हुए आगे भी इसके बारे में जो कुछ भी करना होगा फिर उसके बारे में करेंगे। आज जितनी बातें हुई है, आज उसके बारे में यह सब निर्णय लिया गया है। लेकिन मैं पुनः दोहरा कर इस बात का कह देता हूं कि लोगों के जांच के लिए, जो वैक्सीनेशन के लिए, इलाज के लिए, ये पूरे तौर पर अधिक से अधिक, और किसी भी प्रकार का दवा का या ऑक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए सब तरह के प्रबंध का, इसके लिए जो कुछ भी करना है किया जाएगा। बाहर से भी आएंगे, उनको काम देने के लिए भी जो करना पड़ेगा हम लोग उसमें मदद करेंगे हर तरह से। जो हमारे जितने चिकित्सक हैं और चिकित्सा सेवी, जितने सब लोग हैं चिकित्सा जुड़े हुए सब लोग, उनको जैसा पहले कह दिया गया है, हम लोग 1 महीने का और अतिरिक्त उनको तनख्वाह हम लोग देंगे। ये सब निर्णय ले लिया है। लेकिन एक एक चीज पर निरंतर नजर रखी जाएगी हर प्रकार से, और अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, बेड्स की संख्या बढ़ाना, ये सब के लिए पूरा का पूरी बातचीत की गई है, ताकि जिस तरह से इस बार का दृश्य है, हम लोगों को पूरा का पूरा हर तरह का प्रतिबंध करना होगा। ये भी आज पूरे तौर पर बातचीत हो गई। तो यही है मुख्य रूप से आप लोगों को बताना था, हमने जानकारी। मुख्यमंत्री का वीकेंड लॉकडाउन को बात हुई है, बहुत सारे राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्या आपने लॉकडाउन को या वीकेंड लॉकडाउन को बात? अभी उसके बारे में पूरी हम लोगों ने चर्चा की है, इसलिए हम लोगों ने समय निर्धारित किया है। 144 लगाने का भी अधिकार दे दिया है। एक जगह भीड़ नहीं हो इसके लिए प्रबंध किया है, और रात में नाइट कर्फ्यू जो है उसको लगाने का प्रबंध किया गया है। और अभी इसको देखेंगे, और इसके बाद अगर कोई स्थिति आती है तो आगे के मीटिंग में उसके बारे में फैसला करेंगे। अभी बिहार में जो सब तरह से खबर लिया गया है, तो अभी लगा है कि अभी हम लोग इसको वेट करें और देखें। शादी का सीजन है, बारात के लिए क्या तय किया गया? 9 बजे तक पहले बारात ले जाना है या उसके बाद लगेगा कोई टाइम टेबल? अब उनको तो जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अभी तो हम लोगों ने संख्या के बारे में ही कहा है, संख्या के बारे में कहा है, तो सोचेंगे ना कि जब नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया 9 बजे रात से 5 बजे सुबह तक के लिए होगा, तो लोगों को तो खुद सोचना चाहिए ना कि उसी हिसाब से करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं है। जब नाइट कर्फ्यू है तो स्वाभाविक रूप से अपने आप ये चीज उनको समझ करके करना पड़ेगा। अपने आप स्वाभाविक, जब से नाइट कर्फ्यू जब हो गया, तो नाइट कर्फ्यू हो गया तो आने जाने में तो लोगों को दिक्कत होगी ना। इसलिए उनको खुद ही सोचना चाहिए कि हम ज्यादा देर नहीं करें, किसी भी चीज को ससमय करें। ये अभी सुझाव है। सर, एक देखा गया है सर कि जितना जल्दी वो लोग लौट आए, आगे समस्या हो सकती है, तो आगे क्या कुछ दिनों में ज्यादा कोई कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं?
जो हमारे लोग बाहर हैं, किनके बारे में? हाँ, हम लोग कह रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आ जाइए जल्दी से जल्दी। नहीं, हम लोग तो चाह ही रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि तेजी से आ जाए। अभी तो ट्रेन वगैरह सब चल रहा है ना, तो उतनी संख्या नहीं आने वालों की। लेकिन अगर आगे नहीं, अभी भी थोड़ी कठिनाई अगर जहां कहीं भी महसूस कर रहे हैं और आगे ये बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम सब लोगों से यही आग्रह हम लोग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आ जाइए और आपको और सहयोग किया जाएगा। ये सब हम लोग मदद कर रहे हैं। नहीं, वो हो रहा है, वो तेजी से काम हो रहा है। बहुत डिटेल चर्चा हुई है, एक एक जगह पर बात हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बातचीत हो गई है, हर प्रकार से दूसरे जगहों पर भी बातचीत हुई। वो स्थिति में तत्काल सुधार आ जाए। हर जगह का रिपोर्ट हम लोगों ने लिया है। ऐसा नहीं है कि एक एक जिले के बारे में आज देख रहे हैं कि ज्यादा समय लगाया गया है, आप जान ही रहे हैं। तो पूरा दिन भर हम लोगों ने हर जगह के बारे में और जहां कहीं भी बातचीत करनी थी और हम लोगों को खुद भी जो ऑक्सीजन के लिए करना, उसके बारे में हम लोगों ने सोच लिया। एक एक करके अभी इधर से एक आप लोग नहीं, बात तो आप ठीक कर रहे हैं। हम लोगों ने तो सजेस्ट किया ही है, उसका तो 50% स्ट्रेंथ पर चलाने की बात करी। हम लोगों ने उसके लिए सब कुछ कहा है लोगों को कि ये तो मान करके चलना पड़ेगा। लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। और पूरा जो हम कह रहे हैं कि इसके बारे में जो अभियान चलाएंगे लोगों को जागरूक करने के लिए, तो हो सकता है उसका और असर पड़े। और हम लोग तो बता ही रहे आपको, मास्क वगैरह देने का भी प्रबंध। अस्पतालों की स्थिति में कोई सुधार हो रहा है? हाँ, जरूर। आज सबसे विस्तृत बातचीत हुई इस पर, सबसे विस्तृत ट्रीटमेंट के लिए और हर जगह का हम लोग मतलब अनुमंडल तक में हर प्रकार का सुधार। और जहां भी प्राइवेट हॉस्पिटल सबसे भी बातचीत कि सब लोगों के यहाँ, ताकि लोगों को सुविधा हो अधिक से अधिक। क्योंकि अब जो हम लोग ये महसूस करने लगे हैं कि हॉस्पिटल में जाने वालों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए उसके बारे में पूरी बातचीत हुई। सबसे विस्तृत चर्चा उसी पर हुई और उसके साथ साथ इलाज के लिए भी, और जो ट्रीटमेंट करेंगे ना, जो जगह जगह के लिए उनके ट्रेनिंग का भी प्रबंध, वो भी आज पूरी बातचीत हो गई है कि एम्स वाले, IGIMS वाले, कुछ जगह वाले लोग पूरा का पूरा उनको ट्रेनिंग भी कर देंगे। वर्चुअल मीटिंग के जरिए उनको ट्रेनिंग कर देंगे ताकि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना। तो हर जगह जो भी अस्पताल रहेगा उसमें लोगों को ट्रीटमेंट में सहूलियत हो और सब लोगों को आज की तारीख में कोविड के मरीजों के लिए सरकारी अस्पताल में कितनी जगह है और उसको बढ़ा के कितना ले जाएंगे? ये पता तो दिया, उसके बारे में तो सबसे डिटेल चर्चा हुई। हम लोग अनेक जगहों पर उसको बढ़ाए। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग अनुमंडल स्तर तक के लिए बात की कि वो सब जगह इंतजाम हो ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं। और दवा और ऑक्सीजन और जो डॉक्टर सब जगह रहेंगे उनको इसके बारे में पूरी जानकारी हो, उनको भी ट्रेन कर दिया जाएगा ताकि किसी तरह की दिक्कत नहीं, क्योंकि जान रहे हैं कि इस बार संख्या बढ़ेगी। सर, एग्जाम को लेकर सर एक सवाल है सर, क्या शैक्षणिक एग्जाम से रद्द किया गया है या नौकरियों से जुड़े हुए एग्जाम जो होने वाले सर, तमाम एग्जाम को रद्द किया गया है? अभी जो स्कूलों से संबंधित और कॉलेजों से संबंधित है उसके एग्जाम के बारे में तो बता ही दिया गया, अभी प्रतिबंध कर दिया गया, उसको अभी कर दिया गया। लेकिन कई जो नौकरी वाला जो चीज है ना, उस पर अभी कोई चीज हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। जो नौकरी से रिलेटेड जो चीज है ना, जितने कमीशन है जो लोगों का करते हैं, उस पर अभी प्रतिबंध नहीं लगा है, ताकि लोगों को भाई किसी को भी लाइफ में ऐसा कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं, जो भी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अभी का है, लेकिन अब इसके बाद तो आगे और जो हमेशा देखते हुए कोई बात ऐसी आएगी तो देखा जाएगा। अभी हम लोगों ने नौकरी से रिलेटेड किसी चीज में अभी नहीं रोका। दवाई जिसकी आप बात कर रहे थे, मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है, ब्लैक
20 हजार तक नहीं, वो पूरा प्रशासन अब तो आपको बता रहे हैं पूरे तौर पर आज बात हो गई। इसके लिए केंद्र से भी और यहाँ पर भी उससे रिलेटेड जितने लोग हैं पूरी बात हुई। आज पूरे तौर पर स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है और इसका डिटेल आप चाहिएगा तो आपको स्वास्थ्य मंत्री जी बता दें कि पूरे तौर पर एक एक दवा के बारे में। और जान रहे हैं कई दवाओं का तो जो जानकारी आ रही है एक का कीमत 3500 रुपया, 35,000, 36,000 इतना है, सब के लिए कर रहे हैं। तो जरा बता दीजिए दवाओं के बारे में। पंचायत चुनाव हालात को देखते हुए पंचायत चुनाव करेंगे आप लोग? अभी पंचायत चुनाव के बारे में नहीं देखा गया है, नहीं सोचा गया है आज के दिन विचार करते हुए। लेकिन आज देखा है कि कई जगहों से इसके बारे में बातचीत आई, लेकिन आज उस पर नहीं गौर किया गया। अब इसको ये सब करके उसके बाद देखा जाएगा कि क्या संभव है, क्योंकि अभी चुनाव के बारे में तो कमीशन को ही सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी उसके बारे में आज विचार विमर्श नहीं। सर, कई प्राइवेट हॉस्पिटल अपने यहाँ नोटिस बोर्ड में बजाते यह दिखती है कि सरकार से सहयोग नहीं मिलने के चलते, ऑक्सीजन की कमी के चलते हमारे पास जगह रहते हुए भी हम पेशेंट को एडमिट नहीं ले सकते। नहीं, ऐसी कोई बात मालूम नहीं है, ये बता देंगे आपको। इस तरह की कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम नहीं समझते हैं कि जो जितना ज्यादा सरकार की तरफ से हो रहा है ऑल ऑफ ए सडन कोई समस्या आई है तो उसके समाधान का तो उपाय नहीं करना है। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन कहां से आता था, किस प्रकार से आता था, उसके लिए आपको डिटेल बता देंगे कितना हम लोगों ने सब इंतजाम किया है और कितनी बातचीत की गई है, कितना ज्यादा आएगा। आज कोई बोले हैं तो आज तो हम लोग इतना गौर किए हैं कि चीज पर, और जो बता दिया है कि उसके लिए पूरा का पूरा प्रतिबंध किया जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के बारे में और दवा के बारे में थोड़ा वो बता देंगे। राज्य में ऑक्सीजन की उपलब्धता, लिक्विड ऑक्सीजन की उपलब्धता लगातार बनी रहे, इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर प्रयास हुए और कल ही वरीय अधिकारियों की बैठक हुई और उसमें उद्योग विभाग के 2 अधिकारियों को बोकारो और जमशेदपुर भेजा गया है, जहां से लिक्विड ऑक्सीजन आता है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और हमारी जो लॉरी जाए वो समय से वहां रिफिल हो जाए और रिफिलों के यहाँ चली है। कल कुछ कठिनाई आई थी, लेकिन आज जो कुछ कठिनाइयों से हम बाहर निकल गए हैं और आज जो दिन भर बातचीत हुई है उसमें पटना सहित दूसरे जिलों के लिए भी लिक्विड ऑक्सीजन और जो ट्रैक है वो मूव कर चुका है और वो सब पहुंच रहा है। और पटना में भी ऑक्सीजन बनाने का जो जनरेशन यहाँ प्लांट है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन बनाया जा रहा है और सभी अस्पतालों को उसकी आपूर्ति की जा रही है। जहां तक रेमडेसिविर दवा की बात है तो रेमडेसिविर दवा की भी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए हमारे जो ड्रग कंट्रोलर हैं वो लगातार संपर्क में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे यह निर्णय लिया गया है कि रेमडेसिविर दवाइयों की आपूर्ति हम लोग अपने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में करेंगे और उसके लिए आज सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से इंडेंट मंगाया गया है दोपहर तक और 5 कंपनियां उसका निर्माण करती हैं। उन 5 कंपनियों से बातचीत करके उपलब्धता के आधार पर DMSICL के द्वारा उसको इमीडिएट प्रोक्योर करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है और वो जो कंपनियां निर्माण करती है 5 कंपनी से DMSICL के MD बात कर रहे हैं और जैसे ही उपलब्ध कंपनियों से होगा उन दवाइयों को लेकर हम सब लोग अपने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में मिलेंगे और बाजार में जो उसके सप्लायर हैं उनके द्वारा भी जो आपूर्ति हो रही है वो होगी। आपको मालूम होगा कि रेमडेसिविर की समस्या केवल राज्य की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या है और आज से 2 दिन पूर्व केंद्र की सरकार ने भी रेमडेसिविर के उत्पादन को दुगना करने का निर्णय किया है। तो निश्चित रूप से रेमडेसिविर का डिमांड भी काफी बढ़ा है पूरे देश में और यह आज पूरे देश के अंदर एक समस्या उत्पन्न हुई है जिसका समाधान केंद्र के सरकार के स्तर से भी हो रहा है और यहाँ राज्य के सरकार के तरफ से हम लोग प्रयास करके अपने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी उसको उपलब्ध कराएंगे और बाजारों में भी उसकी उपलब्धता बनी रहे वो भी काम हम लोग करेंगे। सर, ये जैसे डॉक्टर से उपलब्ध हो जाएगा ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जितना मांग है, डिमांड जितना है उतना सप्लाई नहीं।
और नेचुरल है कि यही प्रॉब्लम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने महसूस किया, तब उत्पादन की क्षमता को दुगना करने का निर्णय आपसे 2 दिन पहले भी आप लोगों को मालूम होगा। तो डेफिनेटली जो सप्लाई और डिमांड के बीच अंतर है, उसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम आया है, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगा। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। बिहार में नहीं लगेगा लॉकडाउन। 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थान, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्पा और उद्यान रहेंगे बंद। शाम 6 बजे तक दुकानें बंद करने का भी आदेश। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। एनएमसीएच के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कार्य मुक्ति की जाहिर की इच्छा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को लिखा पत्र। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने का किया जिक्र। कोरोना को लेकर अभी भी लापरवाह बने हुए हैं लोग। नहीं पहन रहे हैं मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं कर रहे पालन। सरकार की अपील भी साबित हो रही बेअसर। बिहार में टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। 24 घंटे के अंदर 8,690 नए केस आए सामने। और बेगूसराय में लापता युवती का मिला शव। हत्या की जताई जा रही आशंका। रेप के बाद हत्या की आशंका। प्रायोजक अग्रसेन गर्भपाल चूर्ण, प्रजनन चूर्ण, हिट पाउडर। बस एक ही खुराक काफी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा। पुरुषों में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए राजवैद्य रसायन बटी। बवासीर के लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। फोन 011-2553-2553। कामधेनु नेक्स्ट, डबल रिप टीएमटी बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। एग्री किंग ट्रैक्टर के इनकलाबी टेक्नोलॉजी वाले 24 स्पीड गियर बॉक्स से करें डीजल की बचत। D2H अलग ही व्यू। और जो पशु गर्भ ठहरा नहीं पाती है, मात्र एक समाधान, अग्रसेन का पशु रक्षा पाउडर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यह वक्त हुआ है खबर बिहार का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कोरोना की दूसरी लहर में बिहार पर कहर टूटा है और इसको देखते हुए रविवार यानी आज मुख्यमंत्री ने मैराथन बैठक में हिस्सा लिया। सीएम की अध्यक्षता में बुलाई गई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। नीतीश सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर है ये इस वक्त की। सर्वदलीय बैठक और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। राज्य में 15 मई तक सभी शिक्षण संस्थान को बंद रखने का भी फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे सख्ती के साथ लागू करने का भी निर्देश दिया है। सभी जिलों के प्रशासनिक और पुलिस टीम को यह आदेश जारी किया गया है। जो अहम फैसले लिए गए हैं उसके मुताबिक 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। पिछले साल की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक हर रोज या कहें कि हर रोज की रात कर्फ्यू रहेगा। हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा। रेस्टोरेंट, ढाबे, भोजनालय में बैठकर खाने पर अब प्रतिबंध रहेगा, लेकिन होम डिलीवरी का संचालन रात 9 बजे तक ही होगा। इसके अलावा सरकारी और निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी और निजी आयोजन पर रोक रहेगी। हालांकि शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर यह लागू नहीं होगा। वहीं
दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों को अनुमति दी गई है। श्राद्ध और शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग तक अनुमति मिली है शामिल होने की। वहीं मोहल्ले की जो दुकानें होती हैं उनको खोलने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा जिला प्रशासन की तरफ से तय किया जाएगा कि आखिर क्या फैसला लेना है। भीड़ भाड़ वाली मंडियों को बड़े इलाकों में स्थानांतरित किया जा सकेगा। नगर क्षेत्र और प्रखंड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जा सकती है। इसका अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी। होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी। बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी। वीकेंड लॉकडाउन पर अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। फीडबैक और सब तरह का जो हो गया है उसके बाद जो कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए एक कंटेनमेंट जोन, जो पहले था माइक्रो कंटेनमेंट जोन, अब उसको फिर पिछले वर्ष की तरह ही कंटेनमेंट जोन का निर्णय लिया गया कि जो भी ग्रामीण और शहरी इलाके में जहां लोग होंगे तो कुछ इलाकों को घेर करके कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा ताकि लोगों का संरक्षण किया जा सके, लोगों को जल्दी से जल्दी उनके लिए उपलब्ध किया जाए। और कहीं भी एम्बुलेंस की जरूरत होगा तो जितना भी एम्बुलेंस की उपलब्ध है, इसके अलावा जितने एम्बुलेंस की आवश्यकता, सबका प्रबंध कर दिया जाएगा ताकि किसी भी तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। तो एक एक करके इस तरह से होम आइसोलेशन के लिए भी सब तरह का काम किया जाएगा। और जो लोग भी बाहर हैं, हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोग लौट आए। हम लोगों का ये आग्रह है, अपील है कि जो बाहर गए अब उनको फिर दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी लोग जरूर आ जाए। जो बात है कि आप जानते हैं कि कई चीजों पर जो हम लोगों ने प्रतिबंध पहले से लगाया था, तो अब उसको देखते हुए अब जो आप निर्णय हो गया है कि जो पाबंदियों के बारे में कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान जो 18 अप्रैल तक, माने आज के दिन तक जो तय किया गया था पहले, अब उसको बढ़ा करके 15 मई तक बंद रखा जाएगा। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, ये सब बात अब यह तय कर दिया गया है। और इसको अभी हम लोगों ने बंद करने का जो निर्णय लिया है, ये सब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है। तो ये बड़ी बातें जो आज हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामने रखी हैं। कुल मिलाकर नाइट कर्फ्यू रहेगा, यानी सुबह या रखते हैं कि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। और इसके अलावा जो ज़रूरी बातें हैं वो हमने एक एक करके आपको बताई हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, जो लॉकडाउन की बात की जा रही थी या वीकेंड लॉकडाउन की बात की जा रही थी, उस पर आगे चलकर अब फैसला अगली मीटिंग में होगा। कोरोना का कहर बिहार पर ऐसा टूटा है कि यहां की स्वास्थ्य सुविधाएं, सेवाओं की पोल पट्टी खुल गई है। पहले आईएमए ने बयान जारी कर सरकारी कुव्यवस्था पर सवाल उठाया और अब एनएमसीएच के सुपरिंटेंडेंट ने इस्तीफे के साथ जो चिट्ठी लिखी है, उसे सारी की सारी व्यवस्था का समीकरण खुलकर सामने आ गया है। व्यवस्था की पोल पट्टी पूरी तरह से खुल चुकी है, जिसे लेकर सवाल सरकार की तैयारियों पर उठने लगे हैं। सवाल स्वास्थ्य मंत्री पर हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। यहां ऑक्सीजन की समस्या दूर नहीं हो पा रही है, वो कर क्या रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी का हवाला देकर इस्तीफा। एनएमसीएच अधीक्षक ने लिखा, पद मुक्त कर दीजिए। इस्तीफे की चिट्ठी पर बिहार में सियासी बवाल। कोरोना काल में बिहार की स्वास्थ्य सेवा का हाल क्या है, इसकी बानगी पहले आईएमए ने बताई। उसके बाद रही सही पोल पट्टी एनएमसीएच के सुपरिंटेंडेंट ने खोल दी। सीधे सीधे सरकार को इस्तीफे की चिट्ठी सौंप दी। लिखा, संकट बहुत बढ़ गया है, मरीज मरेंगे और सरकार मुझे जिम्मेदार बनाएगी, एक्शन लेगी। इससे पहले मुझे पदमुक्त कर दें। यह बस इस्तीफे का सार है, बाकी तो इसी इस्तीफे की चिट्ठी पर सियासत हो रही है।
इसलिए सभी लोगों से सरकार का हमारा आग्रह होता है कि सरकार के साथ समन्वय बनाकर चलें। सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है और सबके सहयोग से ही हम इस महामारी पर दोबारा विजय पाने की ओर अग्रसर हो पाएंगे। किस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से संक्रमित है, इस सड़े गले स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के बदले सरकार ने सिर्फ अपनी पीठ थपथपाई और अपने चेहरे को चमकाने का काम किया है। आज सरकार की पोल खोल करके एनएमसीएच के अधीक्षक ने रख दिया है। ये बेशर्म सरकार को अगर तनिक भी शर्म है तो 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार सरकार को नहीं है। सियासत ये हो रही है कि विपक्ष इस्तीफे के बहाने सरकार को घेर रहा है और सत्ताधारी दलों के नेता